इसके अंदर आपने काफी ऑफिसर्स को, डबल एजेंट्स वगैरह को एक्सपोज किया। अगर कोई बेईमान होना चाहे तो हो सकता है। अब मैंने बताया ना, एक रॉ के ऑफिसर हेड ने जो है 8-10 प्रॉपर्टी बना ली। हाँ, गुड़गांव, दिल्ली आपके दिल्ली के लिए इसमें वो GK1 में वो इनका शायद NDTV का स्टूडियो भी उसी में चलता था। आप तो रॉ के चीफ के ऑफिस में गए हो ऊपर 13वीं मंजिल पे? मैंने कहा हाँ जी। कहते वो पीछे अलमारियां कितनी खड़ी हुई हैं? मैंने कहा कई अलमारियां खड़ी। कहता उसमें नोट ही नहीं, डॉलर पाउंड भी भरे रहते थे। मैं जितने चाहूं अपने घर ले जा सकता था, मुझे कोई पूछने वाला था? वी आर एज गुड एज CIA। हमारे भी लोग कम नहीं है। और ये जो प्रेजेंट NSA आया है, ये तो कनाडा में क्या हाल हो रहा है देख लो। जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स से सीधे कर दी। इवन के वो जो लंदन में पिछले साल शायद वो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे, वो भी सब आइडेंटिफाइड है। ये तो अजीत डोभाल जो हैं, ये तो बिल्कुल एक को भी नहीं छोड़ेगा। एक जासूस की जिंदगी क्या होती है बहुत कम लोगों को पता है। आम जासूस को लेकर के जो धारणा बनी है वो हमारी फिल्मों को देख करके बनी है। जासूस का अपना कोई नाम नहीं होता, जासूस का कोई अपना धर्म नहीं होता, जासूस का कोई अपना एरिया नहीं होता। आज हमारे साथ हैं मिस्टर RK यादव जी, जिन्होंने 2 दशकों तक RNAW के लिए जासूस तैयार किया, उनको ट्रेन किया, उनको रिक्रूट किया, उनकी जॉब की असाइनमेंट दिया और उनसे काम लिया। आज हम बात करेंगे, पूछेंगे यादव जी से कि वो जब जासूस रिक्रूट करते हैं तो उनमें क्या चीज़ देखते हैं। सर, आपका इंडिया हर्ट्स के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जासूस जब आप रिक्रूट करते हैं तो आप उनमें क्वालिटी क्या देखते हैं? क्वालिटी तो देखी जाती है कि ये मेंटल मेकअप किस किस्म का है और इससे हम किस किस्म का काम ले सकते हैं। तो हम उसकी जो ये क्वालिटी के बाद उसको कैसे विन ओवर किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो पैसा है। जो भी काम करेगा पैसे के लिए करेगा। तो हमारे पास इस किस्म के फंड होते हैं जो सीक्रेट फंड होते हैं, जो अकाउंटेबल नहीं होते, तो उनसे हम इनको रिक्रूट करके काम लेते हैं। जो फिल्मों में हम जासूस देखते हैं वो जासूस रियल लाइफ में जासूस से कितने भिन्न अलग होते हैं? फिल्म में तो अब वो सब एक किस्म से अजीब अजीब चीजें, पिस्टल दिखाई, ये मारा, वो गिर गया, जहाज लेके उड़ गया, गाड़ी लेके भाग गया। ये तो उसको एग्जैगरेट करके बनाते हैं। उसका हमारी जो जासूसी है उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। हमारी जासूसी तो पर्टिकुलर एक हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे अब जासूसी हम तो या तो हमारे 2 ही दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान और चाइना। हमारा जो एज फार एज RNAW इज कंसर्न, जो रॉ का काम है वो हमारे देश की सुरक्षा जो है को एक किस्म से वॉच करना, उसके लिए हर तरह की चौकसी रखना। और इसमें हमें जो खतरा है या हमारे जो पड़ोसी हैं वो पाकिस्तान और चाइना है। पहले थोड़ा बहुत श्रीलंका भी था तो उसको तो मैनेज कर लिया, लेकिन ये श्रीलंका में क्योंकि हिंदू तमिल्स पे बहुत अत्याचार हुआ था तो वो उनको काफ़ी अब कंट्रोल कर दिया गया है। अब रहा पाकिस्तान और चाइना, तो इस पे हमारा जो देश का इंटरेस्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। और इवन बाहर, जैसे कनाडा में पीछे जो है काफ़ी जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स जो थे काफ़ी हावी हो रहे थे, तो इसमें एक वो निज्जर था, वो निमटी गया है वहाँ पे। तो इस तरह के एलिमेंट जो हैं जहाँ भी होंगे तो उसको हम जाके जरूर न्यूट्रलाइज करते हैं। हाँ, न्यूट्रलाइज करेंगे हर तरह से। आपके पास कोई एग्जांपल है या कोई ऐसा किस्सा आपको याद है कि आपने किसी जासूस को रिक्रूट किया तो किस असाइनमेंट के लिए, क्या किस किस तरह के असाइनमेंट एक आप एजेंट को देते हैं? देखिए, बेसिकली जैसे अब हम जोधपुर में रहे, अमृतसर में रहे, तो वो ये जो रीजन है जम्मू से लेकर नीचे ओखा तक जी, वो पाकिस्तान के अंदर जो
एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं या हमारी जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन हमें पाकिस्तान की चाहिए, उनकी आर्मी से रिलेटेड है या और वो कोई ऐसे, तो उसके लिए हम वहाँ पे एजेंट तैयार करके भेजते हैं और वो जो इंफॉर्मेशन आती है उसको कई चैनल से उसको जो है क्रॉस चेक किया जाता है, और उसके बाद सरकार को इसका इन्फॉर्म किया जाता है। सरकार उसके बाद क्या पॉलिसी फ्रेम करे, क्या एक्शन ले, ये हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। हम तो गवर्नमेंट के एक किस्म से आंख और कान हैं। ओके, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई एंटी इंडियन एलिमेंट है जो काम कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो क्या वो रॉ काम करती है? बिल्कुल। अब सुना है हाफिज सईद रावलपिंडी आर्मी कंटोनमेंट में बैठा हुआ है, घर से भागा हुआ है अपने से, तो किसका डर है? वो RNDW का ही डर है। बिल्कुल। और पीछे उसके घर के पास भी कोई बम ब्लास्ट हुआ था, सुना था। बिल्कुल। उसका भतीजा या भांजे को भी कुछ मारा गया है। तो इस किस्म का दाऊद की भी बेटी की शादी के टाइम में ऐसा कुछ हुआ था जिसमें कि दाऊद पे अटैक हुआ था। दाऊद पे अटैक हुआ था बहुत पहले, और दाऊद पे अटैक हुआ था, और उसकी किस्मत अच्छी थी कि जब वो फायर हुआ उस पे तो उसकी बेटी बीच में आ गई, उसकी डेथ हो गई। और दाऊद बच गया था। अब वो सुना है वो भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट, किडनी का प्रॉब्लम शायद कहते हैं उसको। हाँ, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ओपन वो जो है नहीं घूम रहा है। बेसिकली RNDW का ये काम है कि जो भी हमारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कम से कम कंटेन करके। जैसे आपने बताया कि हाफिज सईद अभी वो जेल के अंदर या हॉस्पिटल में जहाँ भी बंदा जहर उगलता था, अब कहाँ उसकी कोई स्टेटमेंट आ रही है? और बिल्कुल वो साइलेंट है। तो आखिर में तो आदमी को अपनी सुरक्षा दिखाई देती है। आपने 2 दशकों से भी ज्यादा RNDW में काम किया, कितने कर आपने जासूस रिक्रूट किए होंगे, कितने कर असाइनमेंट्स यहाँ पे काम ही है। ये बात तो है। नहीं, पर कोई ऐसा आपको इंटरेस्टिंग किस्सा याद हो कि आपने ऐसी कोई असाइनमेंट दी जो आने वाले टाइम में? वो तो एक टीम वर्क होता है वैसे तो। अच्छा। सारा। ओके। अब हम जैसे अमृतसर में थे, जोधपुर में थे, उधर क्रॉस द बॉर्डर था। अब ये मैंने 73 में ज्वाइन किया जी, लेकिन हमारे ऑफिस वहाँ बन गए थे 68 में ही, जब RNDW की फॉर्मेशन हुई। अच्छा। और जोधपुर में जो इंचार्ज था एक हमारे कर्नल MNC दत्ता थे। जी जी जी। ये जो JP दत्ता फिल्म डायरेक्टर है, इसके चाचा थे, बड़े कैपेबल ऑफिसर थे। जब 71 की लड़ाई हुई तो फोर्सेस पाकिस्तान में बाद में एंटर हुई थी, हमारे आदमी पहले जाके उनकी जो कम्युनिकेशन लाइन काट आए थे, उनके ब्रिज वगैरह में जो उड़ाना था उड़ा दिया था। और आपको अगर याद हो, लाहौर का 3 तरफ से घेराव हो गया था इंडियन आर्मी। एग्जैक्टली। इच्छुगल कैनाल भी जो बनाई थी उन्होंने लाहौर को बचाने के लिए, उसको भी क्रॉस कर दिया था आर्मी ने। तो उसका फीडबैक तो सारा हमारे तरफ पास से गया था। वो कहते 24 घंटे अगर मिल जाते हैं तो लाहौर तो बिल्कुल कैप्चर कर ही लिया था एक किस्म से 3 तरफ से, लेकिन सिविलियन पॉपुलेशन थी, उसको कैसे हैंडल करते? ये 65 की 71 की बात है। हाँ। और शायद पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया था। नहीं, अब जैसे दत्ता साहब ने जो मूवी बनाई थी, वो शायद अपने उन्हीं रिश्तेदारों से जानकारी वहां से फीडबैक मिला होगा, क्योंकि कुछ एक ऐसी चीजें जो कि रिकॉर्ड वैसे है ही नहीं। अच्छा सर, हम ज्यादातर जो रिक्रूट करते हैं, अदरवाइज तो वो कोई फिल्मी स्टोरी नहीं थी, वो रियल स्टोरी थी। ओके। अच्छा। फिल्मी स्टोरी तो बनाई गई थी, था तो रियल इंसिडेंट। हाँ एग्जैक्टली, वो तो सारा फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड था। आप जो रिक्रूट करते हो वो आम आदमी को रिक्रूट करते हैं, जो RNDW रिक्रूट करते हैं, एजेंट जिसको कहो आप? नहीं, हमारा क्या, पहले तो खुद ही हमारे यहाँ एग्जाम कंडक्ट हुआ करते थे जी, हमारी एजेंसी खुद ही करती थी। नहीं सर, जो आप जासूस रिक्रूट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो ऑन पेरोल पे होते हैं, एजेंट टाइप के होते हैं, असाइनमेंट बेस पे होते हैं? असाइनमेंट पे जैसे भी जिस तरह का भी काम हो, अच्छा, उसी तरह उनको मैनेज किया जाता। अब ये देखिएगा, अब ये आपको एक इंसिडेंट में बताता हूँ जी। 71 वार से पहले
ईस्ट पाकिस्तान में जो एट्रोसिटीज हिंदुओं पे हुई थी, जी तो लाखों हिंदू इधर आ गए थे। बिल्कुल। और उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। जी तो इंदिरा जी ने जनरल मानिक शाह को बुलाया और हमारे जो RNDW के चीफ थे RN गाव साहब, उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि जनरल मानिक शाह को कहा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस बॉर्डर पे हो गई है, तो मैंने ईस्ट पाकिस्तान पे एक्शन लेना है और वहाँ पे जो सरकार है उसको एक किस्म से, मतलब उनको ये था कि इसको इंडिपेंडेंट कराना है। ठीक। तो जनरल मानिक शाह ने कहा कि मैडम, हमारी जो फोर्सेस हैं, डिफेंस आर्मी है, वो काउंटर ऑफेंसिव के लिए ट्रेंड नहीं है। वी आर ट्रेन टू डिफेंड आवर टेरिटरीज। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं है तो आप उनको ट्रेन करिए। कहने ठीक है। कहने कितना समय लगेगा? उन्होंने कहा कि मिनिमम 6 मंथ्स। तो उन्होंने कहा कि आप जाके तैयारी करिए इसकी। ठीक है। जब वो जनरल मानिक शाह चले गए तो उन्होंने काव साहब को कहा कि अब आप अपना काम करिए ईस्ट पाकिस्तान में, और ये देखिए कि वही जो वहाँ से कुछ आए हुए थे रिफ्यूजी, उनमें से ही जो कॉम्पिटेंट लगे और जो कैपेबल लगे, उनको ही ट्रेन किया। एक मुक्ति वाहिनी नाम की फोर्स बनाई RNDW ने, और उसको ईस्ट पाकिस्तान में धकेला अच्छी तरह। उनको पूरी ट्रेनिंग दे के उनके कैंटोनमेंट पे अटैक हुए, छोटे छोटे आर्मी के जो यूनिट थे उन पे अटैक हुए, ब्रिजेस उड़ा दिए, रेलवे लाइनें उड़ा दी, और ये हालत कर दी थी कि वो अपनी जान बचा के अपने कैंटोनमेंट में घुस गए थे पाकिस्तान आर्मी। और यहाँ तक भी हो रहा था कि शायद वो म्यांमार भाग जाएं कुछ, ये हालत आ गई थी। और ये हमारे लिए बड़े एक किस्म से फक्र की बात है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। 3 दिसंबर को इंडियन आर्मी एंटर होती है और 16 दिसंबर को 93,000 की फौज ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान की। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं हुआ ही नहीं आज तक इस दुनिया में। तो इतनी बड़ी ये आर्मी तो वहां तक एक किस्म से मार्च करने गई थी ढाका तक, और उनके के लिए बड़ी रिजेंटमेंट कम, मतलब उनके लिए रोकथाम बहुत कम हुई थी पाकिस्तान आर्मी की। सारा ग्राउंड वर्क आपने तैयार किया हुआ था RNDW ने, और वो एक किस्म से इंडियन आर्मी के आने से इराक हम बच गए वहां पे। और इंडियन आर्मी ने जाके 93,000 सोल्जर्स को, पाकिस्तान वालों को POW बनाया था। नहीं सर, आप अभी यूक्रेन और रशिया की बात देख लो ना, 2 साल हो गए लड़ते लड़ते, देख लो, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। यूक्रेन छोटा सा देश है, यूक्रेन जो है गले पड़ा हुआ रशिया के। हाँ, पुतिन तो बहुत बड़ा डिक्टेटर है और एक किस्म से हार्ड टास्क मास्टर है। और वर्ल्ड की नंबर 2 नंबर 3 की आर्मी, और छोटी सी आर्मी को 2 साल में नहीं जीत पाए। और हमने 15 दिन के 3 दिसंबर को 16 को जो है सरेंडर जनरल नियाजी ने जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाल दिए 13 दिन की लड़ाई के अंदर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये यार, हमारे गर्व की बात है। और इसमें मैं अपनी एजेंसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कहूंगा। बिल्कुल, इंडियन आर्मी का तो है ही, और उस वक्त में जो दूरदर्शी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी लीडरशिप। अच्छा सर, आप पंजाब में जब थे तो शायद पंजाब टेररिज्म पीक पे था। उस समय क्या हालत थे पंजाब के, और उस समय RNDW का क्या हाल हुआ? उस वक्त देखिए, हमारी चेक पोस्ट थी सारी। आप BOPs में रहते थे? हाँ, नहीं उसमें थे। अच्छा। और जिस तरह भी काम कर, हमारे लोग वहां से हटे नहीं थे। कुछ चेक पोस्ट बंद हुई थी। अच्छा। जो कि जैसे गुरदासपुर में बॉर्डर पे थी, ये तरन तारण में थी, लेकिन हमारे लोग डटे हुए थे। और टेररिज्म जो पीक पे आया, जिस तरह आया, वो वहाँ की पंजाब की जो लीडरशिप थी, उसकी इंटरनल लड़ाइयाँ थी, उसकी वजह से उनका प्रोडक्ट जो है जर्नैल सिंह भिंडरावाले हो गए थे। और
वहाँ पे ये हालत हो गई थी कि गुरदासपुर में हिंदुओं पे बड़े जुल्म हुए थे। हिंदू पॉपुलेशन कम ही हो गई थी, बिल्कुल शहर में रह गई थी, गांव से सब निकल दिया, अदरवाइज वो मारने लग गए। ऐसा टेररिज्म फैल गया था वहाँ, हाँ, तरन तारन में, गुरदासपुर में, इन जगह पे। दमदमी टकसाल। हाँ नहीं, वो तो उधर है, लेकिन अच्छा। ये इसमें जो था, इन दो डिस्ट्रिक्ट में काफी जो है हिंदू पॉपुलेशन जो है माइग्रेट कर गई थी। ओ, तो जब आप पंजाब में पोस्टेड थे तो अ, उस समय क्या हालत था? आप RNDW की क्या हालत थी? बिल्कुल डर रहता था, बिल्कुल डर रहता था कि कहीं किसी वक्त भी कहीं से गोली चल सकती है। लेकिन हमारे लोग फिर भी दिलेरी से वहाँ पे डटे रहे थे, और जो जो इन्फॉर्मेशन ठीक थी सरकार को फीड करते थे। लेकिन उस वक्त की जो लड़ाई थी, वो उधर जैल सिंह प्रेसिडेंट बैठे थे, उधर दरबारा सिंह थे, बेन सिंह थे, इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ जो थी, उसकी वजह से वहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाती थी। और ये जो ऐसे एलिमेंट थे जो फ्रिंज एलिमेंट, हाँ, जो उधर पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी, पाकिस्तान ने इसका बहुत बड़ा वो फायदा उठाया। आज भी कुछ 2-4 मेरे ख्याल सिख मिलिटेंट बैठे हुए हैं लाहौर में अभी। हाँ बिल्कुल, हाँ, खालिस्तान कमांडो फोर्स के ज्यादातर बैठे हुए हैं। वो बैठे हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं वहाँ पे, थोड़ा बहुत उनको जो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है वहां से। हाँ। अच्छा सर, पंजाब मिलिटेंसी को खत्म करने में RNDW का कितना का रोल रहा? पंजाब में देखिए, हम इंफॉर्मेशन सबकी गई थी। अच्छा। उस पे जो फिजिकल एक्शन होना था, वो पुलिस और आर्मी ने करना था। हमारा काम तो इंफॉर्मेशन देना है। हम गवर्नमेंट का आयरन हैंड नहीं है। हाँ, आयरन हैंड तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है। अच्छा, एक चीज सर जो कहते हैं कि जब VP सिंह जी की गवर्नमेंट आई और हमारे होम मिनिस्टर जो उस समय बने थे, जिनकी बेटी भी किडनैप हुई, उस समय कहते हैं हमारे बहुत रूबिया सईद जो किडनैप होम मिनिस्टर की। हाँ बिल्कुल। तो सर उस समय कहते हैं कि हमारे जो एजेंसी के काफी एजेंट से उनको खत्म कर दिया गया कश्मीर में, गिन गिन के चुन चुन के मरे थे उसमें, हमारे एजेंट मरे थे। अच्छा, एजेंट हमारे ऑफिसर नहीं। अच्छा, हमारे एक ऑफिसर की डेथ हुई थी, वो सिख ऑफिसर था, और श्रीनगर में शायद उसको मार दिया था। अच्छा, बाकी तो कोई ऐसी कैजुअलिटी हमारी हुई नहीं थी। हाँ, जो काम करते थे हमारे लिए उनके काफी हुआ था। और पंजाब में हमारे कितने के एजेंट मरे RNDW के? हमारे ऑफिसर नहीं मरे थे, नहीं, एजेंट कुछ मरे होंगे उस। अच्छा, इतने ज्यादा नहीं। ओके, एजेंट का भी पता नहीं चलता कौन एजेंट है। अच्छा सर, एजेंट की क्या लाइफ है? अगर हम कहें एजेंट केवल और केवल पैसे के लिए काम करता है, सरचार्ज होते हैं, या क्या होता क्या है सर? एजेंट्स की लाइफ क्या होती है? देखिए, एजेंट सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। अब मैं आपको पहले किताब में भी मैं लिख चुका हूँ अपने में। जी जी। एक हाशिम कुरैशी कश्मीरी थे जी। तो एक 71 वार से पहले ये प्लानिंग हुई कि जो और फ्लाइट्स हैं पाकिस्तान की, वो बैन की जाए। ठीक है। क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में जहाजों के थ्रू सोल्जर जा रहे थे ऊपर। अच्छा, प्लेन्स के थ्रू, तो उनको हम रोक नहीं सकते थे और फ्लाइट्स को। बिल्कुल। तो ये फार्मूला डिवाइस किया, और काव साहब ने इसको इंप्लीमेंट किया। RNDW के जो चीफ थे, एक जहाज था फोकर फ्रेंडशिप, उसकी 3-4 महीने की शायद म्याद बची थी, वो आउटडेटेड होने वाला था। तो उसको श्रीनगर से हाईजैक कराया, ये कुरैशी के थ्रू। हाँ, कुरैशी के थ्रू। हाँ, हाशिम कुरैशी से। और उसको लाहौर ले जाके उतारा गया। पैसेंजर्स को उतार के इंडिया भेज दिया गया वहाँ की सरकार ने। उसने, हाशिम कुरैशी ने फिर कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर भुट्टो था शायद वहाँ का, वो आएंगे तब मैं यहाँ से हटूंगा। तो सुना कि भुट्टो वहाँ आया था, उस पे हाशिम कुरैशी ने JK जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। अच्छा। शायद में उनका दूसरा हाईजैकर उसका खुद का भतीजा था शायद।
अच्छा। तो उनको दिया, वो जहाज को फिर उन्होंने आग लगा दी लाहौर पे, ओके। लगवाई गई थी वो। लेकिन वो 2-3 दिन में वहां पे पाकिस्तान मीडिया में ये ने बात फैला दी कि ये इंडिया का एजेंट है और इंडियन गवर्नमेंट ने कराया है, ओके। क्योंकि उसके एकदम बाद और फ्लाइट्स Yes. बंद कर दी थी। एयर स्पेस बंद कर दिया। हाँ, अब उनके जो है सोल्जर अब बाई शिप जो है वाया सिलोन के पीछे से वाया शिप रूट से घूम करके जाते थे। वो बहुत लंबा टाइम लग, तो वो फिर उसके बाद पाकिस्तान में उसको हाशिम कुरैशी को अरेस्ट कर लिया गया। वो शायद 5-6 साल वहाँ जेल में भी रहा। जेल से छूटने के बाद वो हॉलैंड चला गया। अच्छा, उधर रह गया। हॉलैंड गया, और हम आप कहते हैं ना कि एजेंट का कैसे ध्यान रखते हैं, जी जी। फिर हमारे इसी रविंदर सिंह ने, जो हमारा एक ऑफिसर था जो बाद में CIA का एजेंट बना था, जी। ये हॉलैंड में था, इसने उसको ट्रेस किया ओके। और उसको इंडिया लाए हाँ। और बाकायदा उसको जिस तरह भी सेटल करना था कर दिया। आज सुना है कि वो कश्मीर में पॉलिटिशियन है। ओके। अच्छा सर, हाँ, अब मैं उसी क्वेश्चन पे आता। जो आप एजेंट रिक्रूट करते हो और सर्टेनली वो पैसे के लिए काम करते हैं, जैसा आपने कहा, एक तो कि उनकी पेमेंट कितनी होती है, क्या उनके लिए सुफाइसर जिंदगी? डिपेंड करता है वो काम किस किस्म का है। असाइनमेंट टू असाइनमेंट। हाँ, तो उनके जैसा काम के हिसाब से जो उनकी पेमेंट है वो कम नहीं होती। वो नहीं होती, लेकिन उनको ठीक रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। जब मैंने हाशिम कुरैशी का बताया आपको, हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से छोटे एजेंट होते हैं। अब कुछ पीछे मेरे पास भी आए थे जो पाकिस्तान जेलों में रहे थे, तो मैंने उनको बातचीत करके कराया था कुछ उनका। अच्छा। पैसे की जरूरत है, सीधी सी बात है। बिल्कुल ठीक। हाँ। तो उनको लाइफ, मतलब ऐसा नहीं है कि R&AW, नहीं, कोई पेंशन नहीं है। हाँ नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि यूज एंड थ्रो कर लिया, एक बार यूज नहीं, किया उनका फिर ध्यान रखा जाता है। अच्छा, उनका ध्यान रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान। हाँ, और पेमेंट भी उनको ऐसा जिस किस्म का काम करने वाला होगा। अब जैसे कोई सिपाही होता है, कोई सब इंस्पेक्टर होता है, कोई ये गवर्नमेंट में जैसे जॉब हो, इसी तरह इस किस्म का जो कोई काम बड़ा काम करेगा उसको बड़े पैसे मिलेंगे। एजेंट की मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कोई दिक्कत आती है। असाइनमेंट दी नहीं। अब वो कोई उधर, अब ये सरबजीत मर ही गया था ठीक। पाकिस्तान जेल में, उस पे वहां पे टॉर्चर हुआ, काफी हुआ, मर गया था। अब उसकी वाइफ को शादियां जॉब दे रही थी पंजाब गवर्नमेंट, लेकिन वो पढ़ी हुई नहीं थी बेचारी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसकी सिस्टर ने मैनेज करके खुद अपना जॉब ले लिया, तो जॉब मिला। और इससे पहले एक और आया था पाकिस्तान से छुट के, तो पंजाब गवर्नमेंट ने उसको पेट्रोल पंप दिया। तो इनको कंपनसेट किया जाता है और इनकी फैमिली का भी ख्याल रखा जाता है। हाँ, वही मतलब पैसे से। हाँ वही, किसी न किसी तरह से ख्याल हाँ, रखा हाँ, जाता हाँ, है। हाँ। पर अब तो ऐसा होता है ना, यहाँ पर तो इंसुलेशन होता है आपने। लेकिन अब ये काम ऑलमोस्ट बंद है। हाँ वही मैं कहता, टेक इंडिया, जब से टेक इंटेलिजेंस शुरू हो गया तो ह्यूमन बिल्कुल बंद हो गया। साइबर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन तो पहले भी था। हाँ। लेकिन ये अब ऑलमोस्ट ये तो फिर पाकिस्तान को तोड़ फोड़ रखा ही हमने, अब इतनी जरूरत पे नहीं है। नहीं, पर चाइना की तो बहुत जरूरत है साहब। चाइना का फील्ड का जॉब तो देखो काफी मुश्किल है, क्योंकि सब माउंटेन एरिया है इधर से। लेकिन चाइना के भी कंटेन किया हुआ भी ठीक ठाक है सब, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, और चाइना जो है इतना ऑफेंसिव नहीं हो सकता। वो कर गया गड़बड़ जो पीछे गलवान में जो हुआ है, ये उसमें कुछ हमारी भी एक किस्म से हमारे साथ धोखा हुआ है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने इसको अहमदाबाद में ट्रीट किया था, जिनशिंग को, और ये साबरमती पे झूला झूल रहे थे दोनों। जी जी। फिर ये प्रधानमंत्री वहां गए थे तो वो भी अपने गांव में लेके गया था। तो उसके बाद उसने इन चीजों को भूल गया एकदम, जो है हमारी पीठ में छुरा को ये जो किया, इसकी जरूरत भी नहीं, जो गलवान वगैरह में हुआ था, क्या जरूरत थी? कोई वो चाइना ऑफेंसिव थोड़ी हुआ, और ऑफेंसिव होकर अंदर थोड़ी घुसेगा ज्यादा। अब क्या है, वो पूरा टेरेन ऐसा है, डिमार्केटेड नहीं है। वो क्लेम करते हैं हमारा ये है, ये कहते हैं हमारा ये है,
तो उसमें कोई ये तो जैसे पाकिस्तान पे पिलर लगे हुए हैं या फेंसिंग हो गई, ऐसी चीज तो वहाँ है नहीं अब। नहीं, जैसे वाजपेयी जी के साथ हुआ, वाजपेयी जी को पाकिस्तान गए और उनको धोखा मिला। यहाँ पर जिनपिंग के साथ, मोदी के साथ ऐसा हो गया कुछ नहीं कुछ। तो मोदी को तो पाकिस्तान में मिला था। हाँ, ये बात भी है। नवाज शरीफ नवाज की शरीफ के शादी में गए थे। गए थे, उनकी मदर के पैरों को भी हाथ लगा के आशीर्वाद लिया था, हाँ, और अगले दिन जो है ये पठानकोट हो गया था। पठानकोट हो गया था। फिर तो ये वहाँ क्या है कि ये आईएसआई जो है वहाँ की पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उनके कंट्रोल में नहीं रहती, ये बहुत बड़ी कमी। वो उसमें सब आर्मी के ऑफिसर बैठते। हमारे यहाँ जो हमारी इंटेलिजेंस है RNDW की, इसमें सिविलियन या पुलिस ऑफिसर बैठ, ये सिर्फ जो गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल है, वो अकाउंटेबल है ही नहीं। जैसे हमारे एजेंट बाहर हमारी नेबरिंग कंट्रीज में, हॉस्टाइल कंट्रीज में काम कर रहे हैं, उनके भी एजेंट हमारे इधर हैं। हाँ, उनको हम कैसे पिक करके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और कितने कर ऐसे हैं, किस लेवल तक फैले हुए हैं वो? अगर आप जब से 2014 से जी अजीत डोभाल NSA बने, जी, उससे पहले अगर आपको याद हो, हमारे सब बड़े बड़े शहरों में, चाहे अहमदाबाद, बेंगलोर, इधर उधर, इवन हमारे लाजपत नगर में भी बम फटने की ये सब घटनाएं हो रही थी। 14 के बाद हुई, बिल्कुल भी ये तो सब बंद हो गया। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब कंट्रोल कर ही लिया ना। नहीं तो हम ही डरा करते थे कि मेट्रो में जाएं या ट्रेन में जाएं, पता नहीं कहाँ बम फट जाए, ये हालत थी इस देश में। तो कंट्रोल हो गया हाल में, बिल्कुल। अब रहा कश्मीर का मामला, तो कश्मीर में तो अब भी सुधार तो बहुत हो गया है, काफी हो गया है। जम्मू अलग कर दिया है, उसमें यूटी बना दी है, लद्दाख अलग हो गया है, तो ये काफी उसमें सुधार वहां पे भी हो रहा है, और इतनी मिलिटेंसी अब नहीं है वहाँ। अब वो कुछ छुटभइयों को वहाँ वो ट्रेन करके उधर से भेजते हैं, वो अटैक करके, टेरेन ऐसा खराब है कि आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है, उसमें बम फेंक दिया, तो आर्मी भी क्या करेगी उसमें। लेकिन किसी हद तक कंट्रोल है, पहले के हिसाब से तो बहुत कंट्रोल है, और आगे हो भी जाएगा, क्योंकि इनकी जो है अच्छी तरह कमर तोड़ दी गई है। नहीं, बारामूला में हम गए थे, बारामूला में हम 2001-2 के करीब गए थे, तब और अब के अंदर तो बहुत अंतर है। दिन रात का फर्क, दिन रात का अंतर है। मतलब रात को रजौरी तक जो है पहले डर लगता था, रजौरी बिल्कुल सेफ है। कश्मीर में मैं बताता हूँ, कश्मीर में हम गए थे 2004 के अंदर। तो जब हम 2004 में कश्मीर में गए थे, तो हमारा जो डल लेक के साथ में एक होटल है ना, ITC का, किसका है ना, हमें उस होटल से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। मतलब जब हमने कहा कि हमने आगे जाना है, हम शिवराज पाटिल जी के साथ गए थे, तो हमें नहीं जाने दिया गया, हमें बिल्कुल मना कर दिया कि आप नहीं। तब तो पीक पे था ना, अब आप जाओ घूम के आओ खूब शिकारे में, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। उस समय तो 4 लोग आपके आगे पीछे जाते थे। हाँ हाँ हाँ, अब नहीं है, अब तो बिल्कुल ठीक है वहाँ। नॉर्मली हम देखते हैं डबल एजेंट, ये सर डबल एजेंट होते क्या हैं? डबल एजेंट जिसको बनना वो बन सकता है। अब हमारे यहाँ पे रविंदर सिंह था जी, वही रविंदर सिंह है जो हाशिम कुरैशी को ढूंढ के लाया था वहां से। तो बाद में ये जो है किसी लालच में जो है CIA का एजेंट बन गया, और ये आइडेंटिफाई भी हो गया था, और इसको चाहते तो ये एक उन्नी कृष्णन था, वो हमारा मद्रास का ऑफिस का चीफ था, जो LTT का ऑपरेशन करता था उधर। वो फिर CIA की एक लेडी थी, वो हनी ट्रैप में शायद फंस गया था। ट्रैप किया था, वो CIA की लेडी थी, उसने उसको हनी ट्रैप किया, और सारी इन्फॉर्मेशन वो पास करता रहता था। वो एक मूवी बनी थी शायद मद्रास कैफे, उसी के ऊपर बनी थी। थोड़ा उसका पोर्शन उसमें यूज किया गया था। रविंदर सिंह था ये, इसको ये अरेस्ट कर सकते थे, ये आइडेंटिफाई हो गया था कि ये काम कर रहा है। हमारे एक जूनियर ऑफिसर ने फिर जब उसको शक हुआ तो उसने ऊपर बताया, तो कुछ चीजें उसको जानबूझ के दी गई रविंदर सिंह को कि ये कैसे भेजेगा, उसने भेज दी वहां पे, तब वो पकड़ सकते थे, लेकिन वो तो आखिरी में नेपाल भाग गए, नेपाल भगाया गया इन्होंने।
उसको फिर उसकी तो एक वो कन्वर्सेशन भी अगर देखा जाए तो प्लेन में बैठने के बाद उसने उस वक्त के जो रॉ चीफ थे उसको फोन किया था कि मैं बैठ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, रविंदर सिंह जी जब नेपाल जा रहे थे तो नेपाल जाने के बाद वो बेल्जियम जा रहा था प्लेन से। अच्छा, भाग रहा था तब। ओके। तो प्लेन से फोन किया उसने, मतलब इसका मतलब भगाया गया था वो। अच्छा, नहीं तो बाकी भी एक्सपोज हो जाते। बहुत अरेस्ट होते जिन जिन से उसने इंफॉर्मेशन ली थी, सीनियर ऑफिसर होते। तो वो तो एक इन्होंने प्लान किया कि इसको ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पर सर जैसे अगर हम रविंदर सिंह जी का एक किस्सा सुन लें, रविंदर सिंह जी मतलब RNW में बहुत ही ऊंची पोस्ट के थे, बहुत वो कैपेबल ऑफिसर था वैसे। हाँ, इनिशियली हाँ, वो अमृतसर में था, बड़े काम करता था। ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन अच्छे किए थे उसने, लोकल भी किए थे। अच्छा, आर्मी का मेजर था वो, बिल्कुल। डिसिप्लिन्ड आदमी था। बाद में वो पता नहीं क्या पैसे के लालच में आदमी हो जाता। पर सर अंत तो उनका बहुत बुरा हुआ। हाँ, अंत बुरा हुआ। अंत बहुत बुरा हुआ। वो मर गया वो। हाँ, यूएस के अंदर कहीं, वो कहते हैं एक्सीडेंट से मरा है। और कहते हैं बहुत मुफलिसी की जिंदगी में जी रहे थे, उनके पास हाँ, पैसे उसकी की हालत खराब थी। CIA ने बाद में डिसऑन कर दिया उसको, पैसे वैसे नहीं देते थे। सुना है ये। नहीं, ये मैंने भी यही सुना है कि बड़ी मुफलिसी की जिंदगी हाँ, आखिरी में वो एक्सीडेंट से मरा है। ओके। अब पता नहीं एक्सीडेंट से मरा है कैसे। वो सर न्यूट्रलाइज करने के अपने अपने तरीके होते हैं जिनसे उसके बारे में तो ना डिटेल करें। अच्छा, बाकी जो हमारे जो डबल एजेंट्स हैं, उन्नी कृष्णन अरेस्ट हुआ था। हाँ, और और CIA के लिए काम करता था। अब उनका क्या बाद में क्या हुआ? तो जेल पूरी हो गई, अपने छुट गया वो नौकरी से, तो उसको निकाल ही दिया गया। और सर जो हमारे लीजेंडरी, अगर हम कहें कि इंडिया का सबसे बड़ा कोई स्पाई है तो मिस्टर काओ है, RN काओ जी हैं। मतलब उनका नाम भी एक इज्जत से लेने का दिल करता है। उन्हीं का सेक्रेटरी डबल एजेंट मिला। नहीं, डबल एजेंट नहीं था वो। अच्छा, हाँ, सिकंदर लाल मलिक था। जी जी। वो जाके अमेरिका की उसकी पोस्टिंग मिली थी जी। हमारे यहाँ फॉरेन में भी जब पोस्ट होते, हाँ, तो उसने वहां जाके मैनेज कर लिया अपना कि मैं यहीं सेटल होऊंगा। और फिर वो आया और रिजाइन करके अपने वहां से उसको वीजा मिल गया, जाके सेटल हो गया। ग्रीन कार्ड वगैरह भी सारा वो हो गया। अब ये यही तो शक रहता है कि वो इतनी इजीली कैसे सेटल हो गया। शक की सुई तो है ना ये भी। बिल्कुल सर, ये है, ये है सर। क्योंकि वो RN काओ के जो भी रिपोर्ट वगैरह थी सब सिकंदर मलिक के थ्रू जाती थी। बिल्कुल। हाँ, और अगर उसके पास बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन होती हैं, सब होती हैं, और वही आपको CIA ने, अब ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं लगाया जा सकता है, वो रिवील नहीं हुई क्या किया उसने, क्या नहीं किया। अच्छा, हमारे जो RNW या IB या जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उसमें जो रिक्रूट होते हैं, ज्यादातर जो रिक्रूट होते हैं वो पैसे के लिए नहीं होते, वो देश की सेवा को लेकर के होते हैं। मतलब आपका किस्सा क्या, किसी का भी आप किस्सा लोगे तो ज्यादातर वो नौकरी इसलिए नहीं करते कि उन्होंने पैसा कमाना है, इसलिए करना है कि उनके अंदर एक देश प्रेम की भावना होती है। तो नौकरी के लिए की जाती है। अच्छा, हमें ये नहीं पता था यहाँ क्या काम होता होगा जब रिक्रूट हुए थे। अच्छा, हाँ, हम तो कैबिनेट सेक्रेटरी के एग्जाम में पास हुए थे, वहां ज्वाइन किया, फिर यहाँ RNW का तो कहीं नाम ही नहीं होता, ना अपॉइंटमेंट लेटर पे होता, ना रिटायरमेंट लेटर पे होता। कैबिनेट सेक्रेटरी का जो है, अच्छा, पर नाम लिया जाता है। पर ऐसी सेंसिटिव पोजीशन में जो लोग जा रहे हैं, उनका क्या कारण होता है? कौन सा उनको ऐसा मोटिवेशन होता है कि वो देश के खिलाफ काम करते हैं? देश के खिलाफ तो नहीं सर, डबल एजेंट बन गए तो फिर तो डबल एजेंट ज्यादा नहीं बने। अच्छा, 2-4 तो देखो ये ब्लैक शिप तो, हाँ, वो तो कहीं भी हो सकते हैं, आर्मी में भी होते हैं, तो ये तो कहीं भी हो सकते हैं। तो वो PMO में पीछे नहीं पकड़े गए थे कुछ। हाँ, बिल्कुल। वो तो जिसको बिकना है, जिसको पैसे के लिए अपने आप को बेचना है, वो बिक जाएगा। गांव का बच्चा, उसके 2 ही एम होते हैं। पहला एम होता है उसका आर्मी में जाने का,
सरचार्ज है पूरे। आप हरियाणा में जाओ, पंजाब में जाओ, हिमाचल में जाओ, उत्तरांचल में जाओ या यूपी बिहार में जाओ, अगर एक गांव के बच्चे से पूछोगे वो क्या करना चाहता है, आर्मी में जाना है ना सर। दूसरा, उनके अंदर कुछ ना कुछ मूवीज देख करके इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी काम करने का दिल करता है। अब RNDW के अंदर रिक्रूटमेंट कैसे होती है? देखिए, हमारे टाइम में जो रिक्रूटमेंट थी वो जी। ये खुद अपने एग्जाम कंडक्ट करते थे और फिर खुद ही इनके इंटरव्यू बोर्ड बैठता था। अब ये एग्जाम जो कंडक्ट होता है वो यूपीएससी के थ्रू, ओके। और जो रिक्रूटमेंट एग्जाम के बाद जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसमें इनकी ज्यादा सही रहती। अच्छा। बैठता यूपीएससी का आदमी भी है उसमें, लेकिन ज्यादातर क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, तो वो यहाँ पे जो एम्प्लॉय दिया जाता है वो नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से थोड़ा ऊपर विजन का होता है, समझे? हर मामले में। हाँ। नहीं, अब एक जो बच्चा, जिस बच्चे का अगर ध्येय हो, जिसने टाइगर देखा हो या जिसने कौन सा रोमियो जूलियट कबीर हाँ। देखा हो, या जिसने मद्रास कैफे देखा हो, वो अगर जासूस बनना या RNDW में जाना चाहता है, आईबी में तो खैर नहीं, RNDW में जाना चाहता है, वो कैसे जाएगा? उसका टारगेट ही अगर यह है कि उसने RNDW में जाना है। एग्जाम यूपीएससी से होता है आजकल। RNDW का ही होता है, हाँ। कैबिनेट सेक्रेटरीट का होता है? वो RNDW कहलाता है। अच्छा। का होता है, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरीट के नाम से होता है। अच्छा। उसमें रिक्रूट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और फिर वो जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसमें उसको। अच्छा, वो स्पेशली RNDW की ही वैकेंसीज निकलती है? वहाँ के खुद साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर आते हैं और उसमें खुद से फिर वो जो है उनको इंटरव्यू लेते हैं, फिर जो कैपेबल होता है उसको। हमारे टाइम में तो क्या होता था कि आपने कैबिनेट RNDW में जाकर के एक एप्लीकेशन दे दिया किसी IB या RNDW के जानने वाले के थ्रू, तो जाकर के शायद आपको अपॉइंटमेंट। ये जानने वाले के की थ्रू बात कर रहा हूं मैं। एप्लीकेशन दी जाती थी, 90 लेकिन की बात है। एग्जाम जब भी होता था। हाँ, एग्जाम होता था तब, 90 की बात थी। हाँ। 90s की बात उस वक्त जो है ओपन एडवर्टीजमेंट नहीं होती थी, अब ओपन एडवर्टीजमेंट अब ओपन होती है। ओ, ये उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट पहले ये होता था कि जो जान पहचान वाला होता है वो ही उसके थ्रू एप्लीकेशन आएगी, तो कोई अननोन आदमी नहीं आएगा। आपके उसके एंटीसीडेंट्स चेक होते हैं। हाँ। ओके। अच्छा, उसकी वेरिफिकेशन एक किस्म से पहले हो जाती है। बिल्कुल। और जो अप्लाई जिसके थ्रू आ रहा है, तो एक कहीं ना कहीं उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अच्छा सर, जब हम RNDW के ऑफिसर्स को तैयारी करते हैं तो उनकी किस तरह की तैयारी? जैसे हमें आर्मी की पता है 9 महीने की रंगरूटी है, उनको वेपन्स दिखाएंगे, मार्शल आर्ट्स, कंपनी की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा। RNDW की ट्रेनिंग किस तरह की होती है? हमारे यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, वो एट पार विद आर्मी? वो सब जैसे ट्रेनिंग। अब किसी से मारपीट हो जाए तो RNDW वाला पिटेगा थोड़ी। अच्छा, अनआर्म्ड कॉम्बैट सब कुछ सब होती ट्रेनिंग होती है। ओके। एक पहले टेकनपुर में होती थी BSF के साथ। अच्छा, टेकनपुर में जहाँ पर जहाँ BSF की BSF असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह की साथ, जैसे BSF वालों की होती थी ऐसे होती थी। अब हमारा अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। कहाँ सर? यहीं गुड़गांव में है। अच्छा। हाँ, अब वहाँ पर ट्रेनिंग होती है? वहाँ पे होती है, फिजिकल कहीं और होती है। ओके। ये तो हो गया इसका। ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, किस तरह की चीजें बताई जाती हैं? ट्रेनिंग हमारे यहाँ ट्रेनिंग एक किस्म से डिफरेंट होती है। साइकोलॉजिस्ट आते हैं और बहुत तरह का, एक जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की भी होती है सारी चीजें। हमारे यहाँ का आदमी जो एम्प्लॉय जो है वो एक किस्म से उसको ओवरऑल नॉलेज बहुत होता है। ओके। जैसे यहाँ के और एम्प्लॉय हैं उसके होम मिनिस्ट्री के, ये उनको अपने वहीं तक लिमिटेड, फाइलों का ही पता होता है, इससे आगे कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ थोड़ा अलग किस्म का माहौल है। नहीं, वहां पर तो आपके बंदे को फेस रीड करना, उसके चाल से पता चलना, चाल से पता करना, और क्या सोच के आ रहा है, कैसे उसको साइकोलॉजिकली मोल्ड करना, डिफरेंट होता है हमारे यहाँ, थोड़ा बिल्कुल अलग होता है। और वो ट्रेनिंग क्या नॉर्मल लाइफ में भी काम आती है? नॉर्मल लाइफ में हमारा आदमी डिफरेंट है,
आप देखेंगे ना। अच्छा, कैसे कैसे सर? मतलब डिफरेंट इन द सेंस कि वो हर तरह से हर मामले में होशियार मिलेगा आप। RNDW के अंदर अगर कोई आना चाहे तो कैसे लोगों को आना चाहिए? अंदर से क्या मोटिवेशन होनी चाहिए उसके अंदर? सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई देश के लिए काम करना है, और ये संस्था ऐसी है कि ये अपनी सरकार के आंख और कान यही है। इनविजिबल आर्मी है। आर्मी तो दूसरी नहीं, चीज। मतलब इनविजिबल एक ऐसा सिपाही है जो दिखाई नहीं देता और वो देश के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल। क्या जो हम फिल्मों में देखते हैं या जैसे पहले हुआ करता था, विष कन्याएं या फिर सेफ हाउसेस में अलग अलग तरह की तैयारियां की जाती थी लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हिप्नोटाइज करने के लिए, या फिर उनसे इंफॉर्मेशंस निकालने के लिए, क्या सच में ऐसा होता है सर? हिप्नोटाइज तो होता है। हिप्नोटाइज होता है, हिप्नोसिस और हिप्नोटाइज होता है। और हिप्नोटाइज तो होता है, ये तो हमने भी हमारे यहाँ भी एक थे, वो कर देते थे। वो अच्छा, आदमी स्टेल हो जाता था, बुलवाना वो बोल देता था। ओके, हाँ। इस तरह की पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। नहीं, ट्रेनिंग को ये हिप्नोटाइज हर आदमी नहीं कर सकता, इसका कोई स्पेशलिस्ट ही होता है। आंख में आंख डाल के आदमी को 2-3 मिनट में वो बिल्कुल ऐसा कर देता है जो बुलवाएगा बोल देगा। अच्छा, इस तरह के हमारे RNDW में बंदे हैं। मतलब जरूरत तो नहीं है, लेकिन जरूरत हो तो है। क्योंकि भाई आपके पास टाइम नहीं होता, आपने कब तक मार पीट के जब तक पूछोगे तब तक तो ब्लास्ट वगैरह हो जाएगा। तो इस तरह के हैं आपके पास। और सेफ हाउसेस क्या होता है सर? ये सेफ हाउसेस यूजुअली ऐसी जगह है जहाँ कोई हमारा एजेंट आएगा तो उसको होटल में थोड़ी ठहराएंगे, उसको तो कहीं अपने उसमें ऐसी सेफ जगह रखेंगे ना जहाँ वो और आराम से रह सके। अब उससे बातचीत करनी होगी, उससे इंफॉर्मेशन लेनी, उसको डीब्रीफ करना होगा, ब्रीफिंग देनी होगी, डीब्रीफिंग होगी। ये सब चीजें तो एक एकांत के माहौल में ही होंगी, होटल में तो मुश्किल है। और ऐसे हमारे कितने कर सेफ हाउसेस मिलेंगे आपको? हर जगह ही है, तो जहाँ जहाँ ऑफिस होंगे वहाँ सेफ हाउसेज होंगे। और वो बिल्कुल अंडर कवर ऑपरेशन में रहते हैं? हाँ, ऐसे जैसे बंगला है वो ले लिया किराए पे, वो सेफ हाउस हो गया। खरीदते नहीं है, ज्यादातर किराए पे लेते हैं। ओके। अब सर दूसरी चीज आता है, RNDW के ऑफिसर्स के पास काफी अनअकाउंटेड मनी होता है, सीक्रेट फंड जिसको कहते हैं, और ज्यादातर उसमें अकाउंटेंसी नहीं होती। कितने कर केसेस में उसमें एम्बेजलमेंट के ये डिपेंड इंडिविजुअल पे करता है, जिसको बेईमान होना हो बेईमान हो सकता है, और वो बच के भी निकल जाता है, या उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस? वैसे तो क्रॉस चेक होता है ऊपर, इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अब किसी एजेंट को अगर 20 लाख रुपए देने हैं, कि उसको 20 लाख का असाइनमेंट है और उसको 10 दिए, 10 पे 20 के साइन करा लिए, तो जिसको चाहे वो कर लेता है। अब हमारा एक रॉ का चीफ था जी, उसकी इंक्वायरी भी चल रही है मेरे ख्याल, तो उसको बेचारा ऊपर चला गया, डेथ हो गई उनकी। लेकिन उसकी 8-10 प्रॉपर्टीज थी दिल्ली में, नोएडा में, बेंगलोर में। तो वो क्या ऐसी थोड़ी बनाई थी वो, क्योंकि LTT के ऑपरेशन उसने कराए थे सारे। तो बाहर अगर बैंकॉक पैसा भेजना है, या मालदीव्स में भेजना है, या मॉरिशस में भेजना, तो वो सब उसके हाथ में था जो कुछ। तो मेरे को एक रॉ के हेड ने बताया था, हमारे दोस्त थे वो। तो एक नवभारत टाइम्स में रिवील हुई थी कि LK आडवाणी के नाम से LKA वो किसी की डायरी पकड़ी गई थी। अच्छा, ये DIG मतलब हवाला ट्रांजैक्शन वाले थे, जम्मू एंड कश्मीर के। हाँ, हवाला ट्रांजैक्शन की डायरी पकड़ी गई थी। CBI के DIG ने पकड़ी थी, शर्मा करके थे। हाँ। और वो बाद में उसमें वो जो हमारे एक रॉ के हेड थे,
तो उनके इनिशियल लिखे हुए थे और आगे लिखा हुआ था 1 लाख, 1 लाख रुपए। तो मैंने उनसे पूछी, अब मैंने उनको फोन किया तो उनके बेटा कहना जी वो लंदन में है। तो उनका फिर लंदन से फोन आया, कहना यार साहब मैं आके बात करता हूँ। आए, वो मिले, मेरे बातचीत हुई। कहना एक बात बताओ, आप तो रॉ के चीफ के ऑफिस में गए हो ऊपर 13वीं मंजिल पे? मैंने कहा हाँ जी। कहते वो पीछे अलमारियां कितनी खड़ी हुई हैं? मैंने कहा कई अलमारियां खड़ी। कहता उसमें नोट ही नहीं, डॉलर पाउंड भी भरे रहते थे। मैं जितने चाहूं अपने घर ले जा सकता था, मुझे कोई पूछने वाला था? कहता मैं 1 लाख की वो करूंगा एम्बेजलमेंट, वो मैं 1 लाख रुपए लूंगा हवाला से। कहता वहां करोड़ों रुपए के डॉलर ये इंडियन रुपीज रहते थे और सब मेरे हाथ के नीचे होते थे, क्यों निकाल निकाल के भेजा करता था, तो मैं कितने भी ले जा सकता था। तो ये गलत खबर थी। तो मेरा मतलब ये है कि अगर कोई बेईमान होना चाहे तो हो सकता है। अब मैंने बताया ना, एक रॉ के ऑफिसर हेड ने जो है 8-10 प्रॉपर्टी बना ली। हाँ, गुड़गांव आपके दिल्ली इसमें वो GK1 में एक वो इनका शायद NDTV का स्टूडियो भी उसी में चलता था। अच्छा, NDTV कौन सा है चैनल है ये? वो हाँ किसका है वो? उसी में चलता था। अच्छा, एक टीवी चैनल का स्टूडियो भी उन्हीं के हाँ उसमें उसी रेंट में पे था। चलता था। वो उसकी डिटेल भी थी, वो सारी छपी थी अखबार में एकदम, किसके कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। ये हेली रोड पे 2 फ्लैट थे, तो ये क्या लाखों के फ्लैट हैं, करोड़ों के हैं? बिल्कुल, हेली रेड वाला तो कई करोड़ों का है। हाँ, बेंगलोर में उसके थे, एयरपोर्ट के पास, सब वो अखबार में निकली थी। तो मतलब ये है कि जिसको बेईमान होना वो हो सकता है, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा सर, अब ये जो आपने एक बुक लिखा है मिशन R&AW जी, इसके अंदर आपने काफी ऑफिसर्स को, डबल एजेंट्स वगैरह को एक्सपोज किया। ऑफिसर डबल एक हुआ है, मतलब रविंदर सिंह मेन तो रविंदर सिंह जी थे। हाँ, दूसरा वो उन्नी कृष्णन था। हाँ, वो ये डबल थे। बाकी हाँ कुछ बाहर चले गए थे यहाँ से, जैसे सिकंदर लाल मलिक था काओ का, वो अमेरिका चला गया। ऐसे कुछ लोगों की डिटेल है इसमें। जैसे ये लोग एजेंट जो CIA एजेंट थे वो रविंदर और ये उन्नी कृष्णन थे, 2। और पाकिस्तान के ISI एजेंट भी कोई निकले हैं हमारे? नहीं, उनमें दम नहीं है इतना ISI में पैसे देने में इतना फिर वो कहाँ सेटल करेंगे? और चाइना अमेरिका तो हर आदमी जाना चाहता है। बिल्कुल। और चाइना के डबल एजेंट नहीं, चाइना का इतना नहीं है कुछ भी। चाइना में हमारा पेनिट्रेशन कितना करा सर R&AW का 20 पाकिस्तान में तो कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कहीं ना कहीं आपका। चाइनीज में सबसे बड़ी समस्या यहाँ है जी कि अगर आप उनके कैपिटल में शंघाई में पोस्टेड है जी, तो वहां से बाहर ही नहीं निकलने देते, वो आपके पीछे लग जाएंगे, परमिशन चाहिए। तो वहां पे फिर वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम, निकलने की तो प्रॉब्लम शायद पाकिस्तान में भी होती होगी, बट पाकिस्तान में तो बम्पर टू बम्पर है। आपकी गाड़ी निकली तो गाड़ी के पीछे लग जाएगी गाड़ी दूसरी अच्छा वहां पे तो बड़ा काम करना मुश्किल, उसके बावजूद वहां कुछ काम हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, वहाँ तो कहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा कोई ना कोई एजेंट है। वो बातें दूसरी है, लेकिन मैं उनकी अच्छा। वो जो ISI वो पीछे लग जाती है लोकल, वहाँ पर रिक्रूट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पर रह करके रिक्रूट करना बहुत चाइना में भी कुछ ऐसा ही है। तिब्बत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी हो जाता है थोड़ा काम, पैसा चल पड़ता है ऑब्वियसली। और चाइना में थोड़ा डिफिकल्ट, फिर इतनी जरूरत भी नहीं है चाइना में उधर। नहीं, तिब्बत वगैरह एरिया के अंदर तो काफी हमारे बिना पैसे के काम होते हैं। तिब्बत में तो अब बचे कहाँ हैं, ये बात भी है। सब यहाँ धर्मशाला में बैठे हैं, यहीं से थोड़ा बहुत कुछ काम चल रहा है। अगर हम अपने
एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंपेयर करें हमारी आईएसआई से और चाइना की एजेंसी से, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हम आई थिंक वी आर एज गुड एज CIA. हाँ, यस. इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम हर तरह से वी आर एज गुड एज CIA. हमारे भी लोग कम नहीं है. ओके, हम्म. मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आईएसआई है, आईएसआई की मैंने तरफ आपको ये कहा अभी, हाँ, पैसा नहीं, कहा कि 2014 से पहले किस तरह बम फट रहे थे. अब बिल्कुल। बिल्कुल बंद है. और ये जो प्रेजेंट NSA आया है, ये तो बाहर भी उन्होंने मुश्किल कर दिया है हमारे एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स। कनाडा में क्या हाल हो रहा है देख हाँ, लो. जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स थे सीधे कर दिए. इवन के वो जो लंदन में पिछले साल शायद वो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे, वो भी सब हाँ। आइडेंटिफाइड है. उन पे भी हो रहा है एक्शन. ये तो अजीत डोभाल जो हैं, ये तो पक्का देशभक्त है. बिल्कुल एक को भी नहीं छोड़ेगा. ग्राउंड जीरो पे काम करने वाले हैं सर, हाँ, ग्राउंड जीरो पे काम बिल्कुल करने वाले हैं। बिल्कुल.